नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम भूगोल शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 3 मार्कर 5 मार्कर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पेपर 3 यूनिट 10 है। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो आपके लिए शुभ अवसर आया है कि आज से यदि आप पीएससी की तैयारी करना प्रारंभ करते हैं, यदि आपने ऊंचा सोचा है तो आप उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो काम हम सोच सकते हैं वह कर भी सकते हैं। तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं और इसके लिए आप हमारी हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। कल केमिस्ट्री के भी नए नोट्स आए हैं, तो पेपर 3 लगभग कंप्लीट हो चुका है। 1-2 यूनिट को छोड़कर पेपर 2 एवं पेपर 1 के नोट्स ही परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। केवल 79 रुपये में आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। इसमें चलिए हम देखते हैं आज का हमारा जो प्रमुख प्रश्न है, सेल गैस निष्कर्षण की विधियां बताइए। तो सेल गैस निष्कर्षण की विधियां कौन कौन सी 3 मार्कर में पूछा जाएगा। तो विधि है सेल चट्टानों तक क्षैतिज खनन पहली, दूसरी हाइड्रोलिक विघटन, तीसरी है क्षैतिज ड्रिलिंग। तो सेल गैस निष्कर्षण की विधियां जो है वह 3 है। पहली तो है सेल चट्टानों तक क्षैतिज खनन, दूसरा है हाइड्रोलिक विघटन और तीसरा है क्षैतिज ड्रिलिंग। अटल भूजल योजना के बारे में बताइए, प्रारंभ परीक्षा में पूछा जाता है। तो अटल भूजल योजना का जो प्रारंभ है वह 2016-17 में अटल भूजल योजना का प्रारंभ किया गया है। नोडल मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय जो है वह अटल भूजल योजना का प्रमुख मंत्रालय है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय। और उद्देश्य इसका सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना। जो अटल भूजल योजना है प्रारंभ इसका 2016-17 है। नोडल मंत्रालय इसका जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय है। एवं उद्देश्य जो है वह सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। विश्व के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहाँ पर विश्व की चर्चा की जा रही है, तो आपको ध्यान देना है। चुक्की माता चिली, नावा द्वीप दक्षिण अफ्रीका, कटंगा क्षेत्र जायरे अफ्रीका, मोंटाना प्रांत का बूट क्षेत्र यूएसए में। तो चुक्की माता चिली जो कि प्रमुख तांबा उत्पादक देश है, नावा द्वीप दक्षिण अफ्रीका, कटंगा क्षेत्र जायरे अफ्रीका में एवं मोंटाना प्रांत का बूटे क्षेत्र जो है वह यूएसए में है, जो कि विश्व के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद जिला खनिज निधि जो है वह राष्ट्रीय खनन नीति 2019 में इसका प्रावधान है। इस निधि का समुचित उपयोग स्थानीय क्षेत्र में जल, स्वास्थ्य देखभाल और कौशल जैसी जो बुनियादी सुविधाओं की बेहतर बनाने हेतु किया जाता है। जिला खनन निधि का उपयोग एक बार पुनः देखते हैं। राष्ट्रीय खनन नीति 2019 में इसका प्रावधान है। इस निधि का जो समुचित उपयोग है वह स्थानीय क्षेत्र में जल, स्वास्थ्य देखभाल और कौशल जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं कि जल एक महत्वपूर्ण खनिज है, समझाइए। तो आप इसे कैसे समझाएंगे। तो मिनरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के अनुसार जल एक खनिज है। जब वह प्राकृतिक रूप से प्राप्त तथा ठोस अवस्था में है तो वह एक खनिज है। चूँकि खनिज एक ठोस पदार्थ है इसलिए तरल रूप में जल खनिज नहीं है, परंतु प्राकृतिक व ठोस रूप में बनी बर्फ खनिज है। WHO के अनुसार पानी पीने योग्य जल से मानव शरीर को 10 से 20% खनिज प्राप्त होता है। वनस्पतियों की जड़ों द्वारा जल में उपस्थित खनिजों का अवशोषण किया जाता है, अतः जल एक महत्वपूर्ण खनिज है। यहाँ पर विभिन्न उदाहरणों को देखते हुए इन जल को खनिज के रूप में माना है। अब यहाँ पर ह्यूमस व मृदा में अंतर बताइए। तो ह्यूमस क्या है, मृदा क्या है। तो गाढ़े भूरे रंग का प्राकार्बनिक पदार्थ जिसका निर्माण वनस्पतियों व जीवों के अपघटन से होता है। जैसे कि देखते हैं कि जो पत्ते होते हैं वह एक निश्चित समय अंतराल के बाद झड़ जाते हैं, तो वह पत्ते जो अपनी पर्याय बदलकर और उन्हीं के माध्यम से ह्यूमस का निर्माण होता है। तो गाढ़े भूरे रंग का कार्बनिक पदार्थ जिनका निर्माण वनस्पतियों व जीवों के अपघटन से होता है वह ह्यूमस कहलाते हैं। अब बात करते हैं मृदा की। पृथ्वी की ऊपरी परत पर कार्बनिक तत्वों, खनिजों आदि के अवशेषों से निर्मित असंगठित पहली परत मृदा कहलाती है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत पर कार्बनिक तत्वों, खनिज आदि के अवशेषों से निर्मित असंगठित पहली परत जो होती है वह मृदा कहलाती है। मृदा एवं ह्यूमस दोनों ही पौधों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद जो हम चर्चा करते हैं वह
प्रवाल भित्तियों के बारे में भी यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा। तो आज ही आप हमारे PDF भी परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ संवहनीय तरंग सिद्धांत क्या है, यह प्रश्न पूछा जाता है, 5 मार्कर के लिए इम्पोर्टेंट है। यह सिद्धांत आर्थर होम्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। संवहनीय तरंग सिद्धांत जो है वह आर्थर होम्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। महाद्वीपों की, इनके अनुसार महाद्वीपों की गतिशीलता का प्रमुख कारण मेग्मा में उठने वाली संवहनीय तरंगें होती हैं। इन संवहनीय तरंगों का प्रमुख कारण जो है वह भूगर्भ में विद्यमान उच्च ताप बदाब होता है, जिसमें मेग्मा में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज गति होती है। जहाँ इस मेग्मा की विशाल मात्रा होती है जो वह स्थल मंडल पर घर्षण बल आरोपित करता है। परिणाम स्वरूप स्थल या महाद्वीप गतिशील होते हैं। भारतीय प्रायद्वीप निरंतर 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर गति कर रहा है। तो महाद्वीपों की गतिशीलता का प्रमुख कारण मेग्मा में उठने वाली संवहनीय तरंगें होती हैं। इन संवहनीय तरंगों का प्रमुख कारण भूगर्भ में विद्यमान उच्च ताप बदाब होता है, जिसमें मेग्मा में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज गति होती है। जहाँ इस मेग्मा की विशाल मात्रा होती है वह स्थलमंडल पर घर्षण बल आरोपित करता है। इस प्रकार से संवहनीय तरंग सिद्धांत के बारे में जाना। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ज्वार-भाटा से संबंधित भी। तो ज्वार-भाटा की विशेषताएं यहाँ पर आपको बतानी पड़ेंगी कि ज्वार-भाटा की प्रमुख विशेषताएं प्रकार बताइए। तो ज्वार-भाटा की प्रमुख विशेषताएं 11 मार्कर में भी पूछा जा सकता है एवं 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप हमारे ऊर्जा, कंप्यूटर, पर्यावरण, केमिस्ट्री, भूगर्भ शास्त्र, विज्ञान एवं तकनीक, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर सकते हैं। आपके लिए सुनहरा अवसर है। भूगोल की आधुनिक तकनीक, राजनीतिक विचारक, आज ही आप हमारे नोट्स परचेस करें। MPPSC 2020 व 21 सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज ही आप हमारे हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। ज्वार-भाटा का समय प्रत्येक समय पर भिन्न भिन्न होता है, यह इनकी एक प्रमुख विशेषता है। ज्वार की ऊंचाई पर तटरेखा का प्रभाव पड़ता है। उथले समुद्रों तथा खाड़ियों में ज्वारीय तरंगें अधिक ऊंची होती हैं। उथले जो समुद्र तथा खाड़ियों में ज्वारीय तरंगें जो है वह अधिक ऊंची होती हैं। खुले सागरों में कम ज्वार उत्पन्न होता है। इस प्रकार से जो इसकी विशेषताएं हैं, ज्वार के प्रकार यदि चर्चा की जाए तो इसे एक डायग्राम बनाया है। पहला अर्धनैतिक, अर्धदैनिक, दूसरा है मिश्रित, तीसरा है दैनिक, चौथा है बृहद, पांचवा है लघु, छठवां है उपभू और सातवां है अपभू। तो इस प्रकार से ज्वार के प्रकार जो हैं, ज्वार के 7 प्रकार हैं। पहला तो है अर्धदैनिक, दूसरा है मिश्रित, तीसरा है दैनिक, चौथा है बृहद, पांचवा है लघु, छठवां जो है वह उपभू है और सातवां है अपभू। इस प्रकार से ज्वार-भाटा की विशेषताएं कि इनका समय प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। ज्वार की जो ऊंचाई है वह तटरेखा का प्रभाव पड़ता है। ऐसे सरल शब्दों में और एक्यूरेट डेफिनेशन केवल आपको हमारे नोट्स में ही देखने को मिलेगी। उथले समुद्र तथा खाड़ियों में ज्वारीय तरंगें अधिक ऊंची होती हैं। खुले सागरों में कम ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। और ज्वार के प्रकार जो है अर्धदैनिक, मिश्रित, दैनिक और चौथा है बृहद, लघु, उपभू एवं अपभू। यह प्रमुख प्रकार से इसके उदाहरण हैं। इसके बाद में जो है अब हम और डेफिनेशंस को देखते हैं और सागरीय तरंगों की उत्पत्ति के कारण, इसके बाद महासागरीय निक्षेप से आप क्या समझते हैं तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। और महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं, जैसे कि निक्षेपण किसे कहते हैं। 3 मार्कर प्रश्न में पूछा जा सकता है कि निक्षेपण किसे कहते हैं। तो अपरदनात्मक कारकों की गति धीमी पड़ने पर तथा ढाल कम होने पर प्रवाहित मलबे के जमा होने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। एक प्रकार से अपरदन जो होता है वह बहाव होता है, जिसके कारण मिट्टी आदि का बहाव हो जाता है या मिट्टी हवा आदि में बह जाती है तो वह अपरदन कहलाता है। तो अपरदनात्मक कारकों की गति जो धीमी पड़ने पर, जो अपरदन नहीं हो रहा है या धीमी प्रक्रिया में हो रहा है, तथा ढाल कम होने पर जो प्रवाहित मलबे के जमा होने की क्रिया जो है वह निक्षेपण कहलाती है। गोखुर झील किसे कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा दाएं बाएं खाती हुई प्रवाहित होती है और विसर्प का निर्माण करती है। ये विसर्प एस आकार के होते हैं। जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है तब नदी का अवशिष्ट भाग गोखुर झील कहलाता है। एक बार पुनः देखते हैं, एक बार में तो आपको समझ में आया नहीं होगा।
मैदानी क्षेत्रों में नदी की जो धारा है वह दाएं बल खाती हुई प्रवाहित होती है और विसर्प का निर्माण करती है। ये विसर्प ऐसा आकार के होते हैं, जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है तो नदी का अवशिष्ट भाग गोखुर झील कहलाता है। और अपरदनात्मक कारकों की गति धीमी पड़ने पर तथा जो ढाल है, ढाल कम होने पर प्रवाहित मलबे के जमा होने की क्रिया जो है वह निक्षेपण कहलाती है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में भी हमने प्रमुख 3 मार्कर 5 मार्कर प्रश्नों को देखा। आप भी हमारे साथ निरंतर लंबे समय तक बने रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो भूगर्भ शास्त्र की PDF आप आज ही हमारी परचेस कर सकते हैं, साथ ही साथ अन्य विषयों की PDF भी परचेस कर सकते हैं, जिसके साथ हम आपको मैथ की एवं इंटरव्यू की विशेष PDF बिल्कुल निःशुल्क प्रदान करेंगे। उसके लिए आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7067923410 पर संपर्क करना होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपनी निरंतर तैयारी करते रहें और जहाँ भी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वहाँ हमारा चैनल हर समय आपके साथ है। धन्यवाद।